इंडिया प्राचीन सभ्यताओं और रंगीन संस्कृतियों का देश, अनगिनत साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। उनमें से मुगल साम्राज्य कलात्मक प्रतिभा, सैन्य कौशल और प्रशासनिक कुशाग्रता के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्कन के तट तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, सदियों तक इसकी नियति का निर्माण किया। लेकिन क्या आपने कभी इस भव्य राजवंश की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? फरगाना की दूर देश के एक युवा राजकुमार ने कैसे एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल साम्राज्य की कहानी भारत के दिल में नहीं, बल्कि मध्य एशिया के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच शुरू होती है। यह महत्वाकांक्षा, विजय और एक ऐसे शासक की स्थायी विरासत की कहानी है जिसने साम्राज्य का सपना देखने की हिम्मत की। ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश के संस्थापक। 1493 में जन्मे बाबर का जीवन विशेषाधिकार और कठिनाई दोनों के सूत्रों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। भयानक मध्य एशियाई विजेता तैमूर और महान मंगोल सरदार चंगेज खान के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में बाबर को शक्ति और उथल-पुथल दोनों में डूबी एक विरासत मिली। उनका बचपन उनके पिता उमर शेख मिर्जा, जो वर्तमान उज़्बेकिस्तान में बसे फरगाना के छोटे से राज्य के शासक थे, की छाया में बीता। फरगाना में जीवन सुखदायक से कोसों दूर था। युवा राजकुमार ने खुद को राजनीतिक साजिश और निरंतर युद्ध की दुनिया में पाया, क्योंकि पड़ोसी राज्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष कर रहे थे। 11 साल की छोटी उम्र में बाबर के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब उनके पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। अचानक नेतृत्व का भार उनके युवा कंधों पर आ गया, क्योंकि वे फरगाना के सिंहासन पर चढ़े अराजकता की कगार पर खड़े एक राज्य को विरासत में मिला। कल्पना कीजिए कि एक युवा राजा, मुश्किल से एक किशोर, यह बाबर की वास्तविकता थी। उनके दिल में एक भव्य दृष्टि ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। हिंदुस्तान को जीतने का सपना। बाबर ने पूर्व में अपनी नियति खुद तय करने का संकल्प लिया। उनके पूर्वजों तैमूर और चंगेज खान ने भारतीय धरती पर जीत का स्वाद चखा था। शक्तिशाली राज्य और दुर्जय सेनाएं बाबर और उसके सपने के बीच खड़ी थीं। फरगाना से हिंदुस्तान के मध्य तक की यात्रा एक कठिन यात्रा थी, जो कई लड़ाइयों और बदलते गठबंधनों से चिह्नित थी। भारत में बाबर के शुरुआती अभियानों को मिश्रित सफलता मिली। उन्हें लोदी वंश, दिल्ली के तत्कालीन शासकों और अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए दृढ़ राजपूत राजाओं के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी बाबर आसानी से विचलित नहीं हुआ। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को समझता था। उसने राजपूत शासकों के साथ गठबंधन बनाए, जिन्होंने उसे लोदी के खिलाफ संभावित सहयोगी के रूप में देखा। उसने अपनी सेना को भी मजबूत किया, नई तकनीकों और युक्तियों को शामिल किया, जिसमें बारूद और तोपों का उपयोग शामिल था, जो भारतीय युद्ध के लिए अपेक्षाकृत नए थे। भाग 5। पानीपत की पहली लड़ाई। टाइटन्स का संघर्ष। 1526 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक तारीख जो हमेशा के लिए समय के इतिहास में अंकित हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई। इस महाकाव्य संघर्ष ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेनाओं के खिलाफ बाबर की अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अत्यधिक अनुशासित सेना को खड़ा कर दिया। दांव ऊंचे थे, क्योंकि विजेता हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला करेगा। बाबर, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, ने नवोन्मेषी रणनीति का इस्तेमाल किया, जो निर्णायक साबित होगी। उन्होंने अपनी तोपों को रणनीतिक रूप से तैनात किया, लोदी रैंकों पर विनाशकारी बमबारी की। दुश्मन की सेना को घेरने की युक्ति, तुलुगमा का उनका उपयोग अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। घंटों तक युद्ध चलता रहा। टकराते हुए स्टील का बवंडर, तोपों की गड़गड़ाहट और गिरे हुए योद्धाओं की चीखें।
रात होते होते नतीजा साफ हो गया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मृत पड़ा था। उसकी सेना परास्त हो गई थी। बाबर ने विजय प्राप्त की थी। हिंदुस्तान के दिल में एक पैर जमा लिया था। भाग 6, नींव रखना। मुगल साम्राज्य जड़ें जमाता है। पानीपत में जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। बाबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा राजवंश जो सदियों तक भारत के विशाल क्षेत्र पर राज करेगा। उन्होंने अपनी राजधानी आगरा में स्थापित की, जो यमुना नदी के तट पर एक रणनीतिक शहर है। कुशल प्रशासन के महत्व को पहचानते हुए बाबर ने कई सुधारों को लागू किया। उन्होंने एक नई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, बुनियादी ढांचे में सुधार किया और कला और साहित्य को संरक्षण दिया। एक धार्मिक, डिवाउट मुसलमान, बाबर को अन्य धर्मों के प्रति उनकी सहिष्णुता और सम्मान के लिए भी जाना जाता था, एक ऐसा गुण जो उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मुगल शासन की पहचान बन जाएगा। भाग 7, सम्राट की कलम, स्याही और पत्थर में बाबर की विरासत। बाबर की विरासत उनकी सैन्य विजयों और प्रशासनिक सुधारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह परिष्कृत स्वाद के व्यक्ति थे, उद्यान, कविता और संगीत के प्रेमी थे। उनकी गहरी बुद्धि और ज्ञान की प्यास ने उन्हें अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन और अनुभवों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी मूल चगताई तुर्की में लिखी गई। बाबरनामा इस उल्लेखनीय शासक के जीवन और समय में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह उन क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति और भूगोल पर जानकारी का खजाना है जहां उन्होंने यात्रा की और विजय प्राप्त की। बाबर ने अपनी लड़ाइयों का विस्तृत विवरण, नेतृत्व पर उनके विचार और उन लोगों और रीति रिवाजों पर उनकी टिप्पणियों ने बाबरनामा को एक साहित्यिक कृति बना दिया है। भाग 8, शेर और मोर। इतिहास में बाबर का स्थान। भारत में बाबर का शासन अपेक्षाकृत अल्पकालिक था। पानीपत की लड़ाई के ठीक 4 साल बाद 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी सम्राट के रूप में अपने संक्षिप्त समय में उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और स्थायी साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। उन्हें एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक सुसंस्कृत शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी दत्तक मातृभूमि की विविधता को अपनाया। उनकी विरासत न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है, बल्कि शानदार वास्तुकला, समृद्ध सांस्कृतिक सम्मिश्रण और सहिष्णुता की भावना में भी है, जो मुगल युग की विशेषता थी। बाबर की कहानी महत्वाकांक्षा की शक्ति, विजय के आकर्षण और एक ऐसे नेता के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है जिसने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। भाग 9, बाबर और अकबर। 2 सम्राटों की कहानी। जब हम मुगल साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो 2 नाम अनिवार्य रूप से दिमाग में आते हैं, संस्थापक बाबर और उनके पोते अकबर। अक्सर मुगल सम्राटों में सबसे महान कहा जाता है। जहां बाबर ने नींव रखी, वहीं अकबर ने साम्राज्य को मजबूत किया, इसकी सीमाओं का विस्तार किया और अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। दोनों शासक दूरदर्शी नेता थे, लेकिन शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न थे। बाबर दिल से एक विजेता था, जो अपना खुद का वंश स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित था। दूसरी ओर अकबर एक व्यावहारिक व्यक्ति था, जो सुलह और एकीकरण के महत्व को समझता था। उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक कर, जजिया को समाप्त कर दिया और सक्रिय रूप से एक अधिक समावेशी समाज बनाने की मांग की। अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद बाबर और अकबर दोनों ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, आने वाली सदियों के लिए उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया।
भाग 10 विजय में जाली गई विरासत। बाबर का स्थायी प्रभाव। जब हम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन और विरासत पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि इतिहास अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा आकार लेता है जिनके पास दृष्टि, महत्वाकांक्षा और प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को दूर करने की इच्छा का दुर्लभ संयोजन होता है। फरगाना के पहाड़ों से हिंदुस्तान के मैदानों तक बाबर की यात्रा मानवीय महत्वाकांक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। पानीपत में उनकी जीत ने न केवल मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो सांस्कृतिक सम्मिश्रण, स्थापत्य चमत्कार और कला, साहित्य और संगीत के उत्कर्ष से चिह्नित है। बाबर की विरासत आधुनिक भारत में गूंजती रहती है, एक अनुस्मारक कि समय की टेपेस्ट्री में भी अतीत के धागे वर्तमान के साथ जटिल रूप से जुड़े हुए हैं।